नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 2 अगस्त 2020। और आज के इस वीडियो में 2 अगस्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हर फैक्ट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं और 10 प्रश्न से संबंधित कई सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, जिनकी सहायता से आपको अन्य 10 प्रश्नों के सवाल और जवाब भी याद हो जाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी याद रहेगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में जो भी पीडीएफ है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, किस स्पेस एजेंसी ने अपना परसेवरेंस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? मार्स किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को मार्स बोलते हैं इंग्लिश में। और रोवर क्या होता है? एक 4 पहियों वाला रोबोट होता है जो जमीन पर चलता है और इसके साथ साथ कई प्रकार की क्रियाएं कर सकता है, जैसे फोटो खींचना, मिट्टी की जांच करना या अन्य कई सारे जांच भी कर सकता है। उसमें कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेंसर्स भी लगे होते हैं, तो इन्हें ही रोवर कहा जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं, रोबोट कह सकते हैं, बस थोड़ा सा इसका मॉडल अलग होता है। तो किस स्पेस एजेंसी ने अपना परसेवरेंस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो, नासा, जेक्सा या रोस्कोमॉस? तो इसका सही जवाब है नासा ने परसेवरेंस नामक मार्स रोवर लॉन्च किया है। ये है वो रोवर, आप देख सकते हैं इसमें चक्के लगे हुए हैं, इसलिए जो है ये रोबोट से थोड़ा सा अलग दिखता है। इसमें कैमरा लगा रहता है और भी कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो मिट्टियों की जांच, वातावरण की जांच, वायुमंडल की जांच, पानी के होने की जांच या किसी तत्व के होने की जांच करता है। स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की तलाश के लिए एटलस 5 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा के कैप केनावरेल से मार्स रोवर परसेवरेंस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। फ्लोरिडा जगह है अमेरिका में, स्टेट भी है, वहाँ से इसने लॉन्च किया है एटलस 5 रॉकेट की मदद से। नासा ने इस मंगल मिशन में एक रोवर और एक मिनी हेलीकॉप्टर, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मिनी हेलीकॉप्टर की, पहली बार किसी ने मिनी हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। इससे पहले जितने भी करते थे सबने रोवर भेजा है, पर नासा ने जो है एक मिनी हेलीकॉप्टर भी भेजा है जो बिल्कुल रोबोटिक है, को रॉकेट की मदद से मंगल ग्रह पर भेजा है, जो कि मंगल ग्रह पर रिसर्च करेंगे। इसके लिए मानव संभावना के लिए, जल की तलाश के लिए एवं अन्य चीज़ों की जानकारी के लिए। यह रॉकेट मंगल ग्रह पर करीबन 300 मिलियन की दूरी तय करके 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर उतरेगा। यह रोवर नासा क्यूरोसिटी रोवर की डिजाइन पर आधारित है। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? नीति आयोग ने लगभग कई सारे जितने भी जिले हैं उनकी जो एक लिस्ट बनाई है और उसमें से छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को जो है आकांक्षी जिला यानी कि सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया है? तो रिभोई, रायपुर, बीजापुर या बहराइच? तो सही जवाब है रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ में राजधानी है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ को जो है नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा है। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का बीजापुर रायपुर जिला शीर्ष स्थान पर रहा। आकांक्षी जिलों की सूची में मेघालय राज्य का रिभोई जिला दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य का बहराइच जिला तीसरे स्थान पर रहा है।
आकांक्षी जिलों की सूची कुल 112 जिलों के बीच जारी की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। नीति आयोग ने देश के टॉप 5 जिलों की सूची जारी की है। यह जिले वित्तीय समावेश और कौशल विकास के क्षेत्र में देश के सबसे बेहतर बताए गए हैं। इन आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला पहले स्थान पर है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। उद्देश्य क्या है नीति आयोग का? निर्माण, भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति प्रक्रिया में भागीदारी, और साथ साथ इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। थिंक टैंक, इसका अर्थ होता है ऐसा टैंक जो विचार लाए, नए नए विचार लाए, नए नए विचारों को प्रस्तुत करे। एक तरह से थिंक का हिंदी होता है सोचना, और टैंक मतलब होता है बड़ा सा, मतलब आप टंकी कह सकते हैं। टंकी मतलब सोचने वाली टंकी, जो देश के लिए क्या करती है? प्रधानमंत्री के लिए सोचती है एक और नई नई चीज़ें। क्षेत्राधिकार पूरे भारत में, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है इसके? डॉक्टर राजीव कुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? प्रवेश राजदेव, दीपक मान सिंह, विकास कुमार शुक्ला या हार्दिक सतीश चंद्र शाह? तो इसका सही जवाब है हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। निजी सचिव अलग होते हैं, पीएमओ के सचिव अलग होते हैं। और सचिव क्या होते हैं? सेक्रेटरी इनको बोलते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी क्या काम करते हैं? जितने भी उनके मामले हैं, जो भी आदेश नरेंद्र मोदी जारी करते हैं, वह उन्हें देखते हैं और उन पर पहल करते हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सतीश चंद्र 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। पिछले वर्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में हार्दिक को नियुक्त किया गया था। निजी सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। निजी सचिव क्या होता है? एक कार्यपालक सहायक होता है, जिसे कार्यालयीय कौशलों में प्रवीणता प्राप्त होती है। उसमें बिना प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्वों को वहन करने की क्षमता होती है तथा उसे सौंप दिए गए दायित्वों के भीतर पहल करने तथा निर्णय लेने की क्षमता होती है। चलिए अगला प्रश्न है, सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, उन्हें किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? सोनम शेरिंग लेप्चा, पद्मश्री, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के या शौर्य चक्र? तो इसका सही जवाब है पद्मश्री से सोनम शेरिंग लेप्चा को सम्मानित किया गया है। आइए दोनों के बारे में जानते हैं कि सोनम शेरिंग लेप्चा कौन है और पद्मश्री पुरस्कार किन्हें दिया जाता है। दोनों के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है। उन्हें वर्ष 2007 में लोकगीत के क्षेत्र में, लोकगीत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी एक छात्र में लोकल संगीत, ठीक है, लोकल संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। जैसे कि हर क्षेत्र का अपना अपना एक संगीत होता है, तो उसे ही लोकगीत कहते हैं। तो लोकगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को, किस संस्कृति को? लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम भी किए हैं। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद पद्मश्री
देखिए, 1 नंबर पे आता है भारत रत्न, 2 नंबर पे आता है पद्म विभूषण, 3 नंबर पे पद्म भूषण और 4 नंबर पे पद्म श्री। ठीक है, तो 1 नंबर पे भारत रत्न याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे वी को हटा दीजिए तो पद्म भूषण और चौथे नंबर पे इस शब्द को और छोटा कर दीजिए तो पद्म श्री। तो चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। को भारत के गणराज्य में चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। भारत में जो है चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म श्री। तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण और पहले नंबर पर है भारत रत्न। यह भारत सरकार द्वारा हर साल भारत के गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर प्रदान किया जाता है। भारत के गणतंत्र दिवस पर प्रदान किया जाता है। आइए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पद्म पुरस्कार की स्थापना में भारत के नागरिकों को कला, ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान के सम्मान में दिया जाता है। यह कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी दिया गया है जो भारत के नागरिक नहीं थे लेकिन उन्होंने भारत में विभिन्न तरीकों से योगदान दिया है। तो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म श्री। पहला भारत रत्न, दूसरा नंबर पे है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्म श्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रकाश जावड़ेकर, रजत भाटिया, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? तो सही जवाब है रजत भाटिया ने जो है फर्स्ट क्लास और आईपीएल के सभी प्रारूपों से, सभी खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। फर्स्ट क्लास क्या होता है और आईपीएल क्या क्या होता है? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ये 20 ओवर का होता है। और फर्स्ट क्लास यानी कि 50 ओवर का, जिसमें 11-11 प्लेयर होते हैं, इन्हें ही फर्स्ट क्लास कहा जाता है। ठीक है, वैसे इन शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जाता है, लेकिन आमतौर पर कभी कभार कर लिया जाए तो इसका मतलब यह होता है कि वैसे मैच जिसमें 50-50 ओवर का हो और 11-11 प्लेयर हो, एक स्टैंडर्ड मैच, उसे ही फर्स्ट क्लास में मैच कहा जाता है। तो रजत भाटिया ने जो है इस्तीफा देने की, संन्यास लेने की घोषणा की है कि वह अब जो है फर्स्ट क्लास और आईपीएल के किसी भी प्रकार के मैच में अब नहीं खेलेंगे। तमिलनाडु राज्य से संबंध रखने वाले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर, ऑलराउंड का मतलब क्या होता है? बैट्समैन भी, बॉलर भी और एक अच्छा फील्डर भी, इसको बोलते हैं ऑलराउंडर। हम लोग आम जीवन में प्रयोग करते हैं कि भाई ये तो ऑलराउंडर है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि यह व्यक्ति जो है सभी कामों में निपुण है। ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रजत भाटिया ने अब तक कुल 112 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6,482 रन बनाए और 137 विकेट लिए। वर्ष 2019 में उन्होंने अंतिम बार प्रथम श्रेणी का मैच खेला था। अब उसके बाद उन्होंने अब कोई भी मैच नहीं खेला है। भाटिया आईपीएल में भी दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम सुना होगा आपने। ये दिल्ली की जो टीम है उसे ही दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम दिया गया है, जो एक आईपीएल टीम है। राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान की जो टीम है उसको राजस्थान रॉयल्स कहा गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता की जो टीम है उसे कोलकाता नाइट राइडर्स बोला गया है। और राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स, पुणे की जो टीम है उसे राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स का नाम दिया गया है। तो भाटिया इन सभी मैचों में भी खेल चुके हैं, सभी टीमों की तरफ से, दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, कोलकाता की तरफ से और पुणे की तरफ से खेल चुके हैं आईपीएल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सबसे पहले जानेंगे आईसीआरए रेटिंग एजेंसी क्या होती है।
हम सबों ने कहीं न कहीं दोस्तों ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे। तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं, तो हमेशा हमसे कहा जाता है कि आप जो है हमारे हमने जो भी प्रोडक्ट दिया है या जो भी काम किया उसके आप 5 स्टार में से कितने स्टार देते हैं? या जब आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप 5 स्टार में से इसे कितना स्टार देना चाहते हैं? मतलब आपको कितना पसंद आया है ये एप्लीकेशन या ये सामान। तो अगर आपको टोटल 5 अंक दिए गए हैं तो आप उसमें से 3 देते हैं कि चलो ठीक ठाक है, 4 देते हैं चलो अच्छा है, 5 देते हैं यानी कि बहुत अच्छा है, 1 देते हैं यानी कि घटिया है, 2 देते हैं यानी कि थोड़ा अच्छा है। तो इसी प्रकार आईसीआरए क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जो क्या करती है? रेटिंग देने का काम करती है। जैसे कि आप बाजार में टीवी खरीदते हैं, फ्रिज करते हैं तो उन पर देखते होंगे स्टार लगे होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार। तो ये रेटिंग देने का एक तरह से रेटिंग दिया जाता है इसको कि ये 3 स्टार का है, ये 4 स्टार का है। तो आईसीआरए भी क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। और उसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो उसके नए एमडी और सीईओ बने हैं एन शिव रमन। एन शिव रमन जो है आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ये है एन शिव रमन। आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एन शिव रमन को नियुक्त किया गया है। शिव रमन को वर्तमान में आईसीआरए रेटिंग एजेंसी के सीईओ नरेश ठक्कर, पहले कौन थे सीईओ? नरेश ठक्कर की जगह नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल अगले 3 सालों तक रहेगा। यह पद अगस्त 2019 से खाली पड़ा था, जिसे अब एन शिवरमन संभालेंगे। आईसीआरए का मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है और इसके वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अरुण दुग्गल। गैर कार्यकारी अध्यक्ष का क्या अर्थ होता है? देखिए, काफ़ी समय से यह पोस्ट जो है अगस्त 2019 से खाली पड़ा था, तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है तत्काल में उस पद पर कार्य करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति जो है कहीं छुट्टी पर होते हैं या देश से बाहर होते हैं तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर काम करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है अरुण दुग्गल थे। ठीक है। और नरेश ठक्कर इसके पहले सीईओ थे। आईसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक भारतीय स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसे मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? जब हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी। एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईआईसीआरए इंडिया नाम दिया गया था। पहले जो है आईआईसीआरए नाम दिया गया था, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? सिर्फ आईसीआरए। ठीक है। हमने काफ़ी फैक्ट्स जाने दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उप निर्देशक का अर्थ होता है डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर, निर्देशक। ठीक है। उप निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? बबीता फोगाट, कविता दलाल, पीवी सिंधु या ऑप्शन ए और बी? तो सही जवाब है बबीता फोगाट और कविता दलाल को जो है हरियाणा सरकार ने उप निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोनों हैं बबीता फोगाट और कविता दलाल। आपने फिल्म भी देखी होगी दंगल, वहाँ पर आपने फोगाट का नाम सुना होगा। दोनों बहनें काफ़ी मेहनत की है और देश का भी नाम काफ़ी रोशन किया इन दोनों ने। खैर यहाँ पर ये कविता दुग्गल और ये दोनों बहनें नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निर्देशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता दलाल को नियुक्त किया है। बबीता फोगाट इससे पहले
हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थी, लेकिन उन्होंने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जब भी आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करता है, आप अभी जिस भी सरकारी पद पर हैं, आप उससे क्या होता है, आपको इस्तीफा देना होता है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। बबीता फोगाट और कविता दलाल को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा अधिनियम 2018 के तहत पद पर नियुक्त किया गया। खिलाड़ी भर्ती और सेवा अधिनियम क्या होता है 2018, इसे आप सर्च कर लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने 12 अगस्त तक दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया? दोस्तों हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीन आ जाए कोविड-19 की, ताकि हमें जो सारी परेशानियों की जड़ से मुक्ति मिल जाए और हम इस लॉकडाउन में जो फंसे हुए हैं और हमारा जो भी स्कूली शिक्षा है, अन्य जो भी काम है, सारा ठप पड़ा हुआ है, तो हम भी चाहेंगे कि जल्दी जल्दी वैक्सीन निकल जाए। तो किस देश ने दावा किया है कि जो है 12 अगस्त तक जो है वो वैक्सीन बना देंगे? अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया। तो सही जवाब है रसिया। लेकिन अब देखना यह है कि यह दवाई जो है कितनी कामगार है, कहीं ऐसा ना हो कि यह दवाई फ़ायदा करने के बजाय हमें नुकसान ही कर डालेगी। तो हमारी सरकार इस पर क्या करती है ये भी देखना है। चलिए, रूस ने 12 अगस्त तक, सॉरी यहाँ गलत टाइप हो गया है, 12 अगस्त तक दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। रूस इस वैक्सीन को मॉस्को के गैमलेया संस्थान और रूसी प्रत्यक्ष निवेशकों की मदद से विकसित करेगा। रूस कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे मानव परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसने दूसरी बार मानव पर परीक्षण किया था। अगर इस वैक्सीन के परिणाम सकारात्मक आते हैं तो जल्द ही इस वैक्सीन को दुनिया में उपलब्ध करा दिया जाएगा। रूस की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? मॉस्को। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और ये अब 2036 तक जो है राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 53वें बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की रैपिड सेक्शन में पी हरिकृष्ण ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा, पांचवा, सातवां या 11वां? तो इसका सही जवाब है दूसरा। दूसरे नंबर पर कौन आए हैं? पी हरिकृष्ण। आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पी हरिकृष्ण के बारे में बताया भी था और इसके बारे में बताया। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखें और बार बार रिवीजन करें, जिससे कि जो है आपको बार बार फायदा होगा। और इसके साथ साथ हम एक नए प्रकार के वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि वन लाइनर भी दिया जाएगा आप लोगों को, और वो बस सिर्फ 5 से 7 मिनट का होगा। तो इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप 5 से 7 मिनट में 25 से 30 फैक्ट जो है रिवीजन कर देंगे। ये एक रैपिड होगा, एक तरह से फास्ट, बिल्कुल 5 मिनट में 25 से 30 पॉइंट आपको कवर किए जाएंगे। हम इसे अगले दिन से लॉन्च करने वाले हैं, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखें। 53वें बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की रैपिड सेक्शन में पी हरिकृष्ण ने दूसरा स्थान हासिल किया। पी हरिकृष्ण इससे पहले एक्सटस चेस 960 टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर रहे थे। 53वें बील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में शीर्ष स्थान पर पोलैंड देश के राडोस्लाव वजोस्की रहे। यह टूर्नामेंट कोविड-19 महामारी के बीच खेले जाने वाला पहला संस्करण था। इस खेल में कोविड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो किया गया, जिसमें खिलाड़ियों के बीच टेबल की दूरी को बढ़ाया गया। गेम के बाद मोहरे, चेस बोर्ड और घड़ी को सैनिटाइज किया गया। चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mPay.me नामक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है? mPay.me नामक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है। इंस्टामोजो, मोबीविक, फ़ोनपे या रोजर पे? तो सही जवाब है मोबीविक ने जो है mPay.me लॉन्च किया। आइए इसके बारे में जानते हैं। मोबीविक क्या है? जैसे कि फ़ोनपे है, गूगल पे है, वैसे ही मोबीविक है, एक प्रकार का मर्चेंट है। बैंक जो हमारे और बैंक या फिर खरीदार या फिर
जिसे हम पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में यह एप्लीकेशन काम करता है। तो इसे मर्चेंट कहते हैं। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट संबंधित पैसों के लेन-देन के लिए एमपे.मी सेवा शुरू की है। इस लिंक को पैसे के लेन-देन के लिए मोबाइल के साथ-साथ डेस्कटॉप का मतलब होता है कंप्यूटर पर भी साझा किया जा सकता है। मोबीक्विक ने मिनी निजी भुगतान गेटवे की तर्ज पर इस सेवा को शुरू किया है। इस लिंक का उपयोग किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी प्रकार के यूपीआई एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जिसमें यूपीआई का यूज किया जाता है, आदि के माध्यम का उपयोग कर पैसों का लेन-देन किया जा सकता है। यूपीआई संचालित भुगतान लिंक सेवा एमपे.मी उपयोगकर्ताओं को अपना व्यक्तिगत भुगतान लिंक बनाने, आप जो है अपना लिंक बना सकते हैं। पहले सारा लिंक क्या आता है, ऑटोमेटिक आता था कंपनी की तरफ से, लेकिन आप अपना लिंक बनाने और भुगतान प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जा रहे ऐप की परवाह किए बिना भुगतान प्राप्ति की अनुमति देता है। यानी कि आप बिना जो है पेटीएम, फ़ोनपे के ज़रिए जो है, अगर आपके पास मोबीक्विक है और दूसरे वाले के पास भी मोबीक्विक है, या डायरेक्ट उसके बैंक में भेजा जा सकता है। तो ये जो है, और ना ही उसमें किसी भी प्रकार की यूपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ना किसी लिंक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।